नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार यूट्यूब चैनल से आपके बीच में उपस्थित हूं और आज आपके लिए शिक्षा शास्त्र बाल विकास सीडीपी की क्लास लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें आपको बता दें यह विशेषता जो कि क्लास है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंटों के लिए शिक्षा शास्त्र विषय जो कि एकेडमिक स्तर पर कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है और विशेषतः उनको प्रायोजित तौर पर क्लास दी जा रही है, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके के उम्दा तरीके के प्रश्न लेकर के उपस्थित हूं। और चलिए अब आपका समय न गवाते हुए पहले नंबर के प्रश्न से शुरुआत करते हैं और आप हमसे इसी तरीके से लगातार जुड़े रहें। यह सीरीज अभी प्रारंभ हुई है क्योंकि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न श्रृंखला के पेपर कराने वाला है, जैसा कि आप लोगों को पूर्व में विदित होगा, या फिर मैं एक वीडियो के माध्यम से वह भी पूरी जानकारी दूंगा। और आपको बता दें कि अब आप लोग तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न श्रृंखला आने वाली है, पेपर इसी तरीके से होंगे, केवल डेटें निश्चित होना अभी बाकी है। कुछ समय बाद डेटें भी निश्चित हो जाएंगी। 15 जुलाई के बाद किसी भी दिवस आप लोगों के पेपर की शुरुआत होने लगेगी। चलिए पहले नंबर के प्रश्न की शुरुआत करते हैं, आपके बीच में उपस्थित करता हूं। देखिए पहले नंबर के प्रश्न को तत्काल प्रभाव से जवाब भी देते जाएं हमारे कमेंट बॉक्स में, और सभी भाई बहन देखें। चलिए पहले नंबर के प्रश्न में दिया गया है, एक बालक या बालिका जिसकी बुद्धि लब्धि 100, मानसिक आयु 10 और अबाप्ती आयु 10 या शैक्षिक आयु भी 10 है, अतः इसे रखा जाएगा। बच्चों की किस श्रेणी में से रखा जाएगा? इस बालक या बालिका को आपको बताना है पिछड़े या सामान्य, मंद गति अधिगमकर्ता वाले या पिछड़े एवं मंद गति अधिगमकर्ता वाले बालकों के अंतर्गत रखा जाएगा या बालक बालिका के अंतर्गत रखा जाएगा। आपको बताना बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न श्रृंखला है यह, बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देते जाएं और सभी लोग देते जाएं। चलिए जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, आशा करते हैं सभी लोगों ने जवाब दे दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। इसका जो उत्तर सही है वह सामान्य ही सही है, बी पार्ट पूर्णतः सत्य है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में उपस्थित, देखिए आपके उत्तर में भी दिया गया है कि सामान्य। अगला दूसरा प्रश्न है हमारे निर्देशन नाम के चैप्टर से। देखिए निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है, निर्देशन का क्या प्रमुख उद्देश्य है? छात्र का शारीरिक विकास, छात्र का मानसिक विकास, छात्र का सर्वांगीण विकास या छात्र का संवेगात्मक विकास। आपको बताना है बहुत ही अच्छा और उम्दा तरीके का प्रश्न है। स्पीड में जवाब देते जाएं, स्पीड में हम श्रृंखला भी समाप्त करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाएं, जल्द से जल्द जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें इसका जो उत्तर सही है वह आपका सही है, छात्र का सर्वांगीण विकास। पूर्णतः सत्य है, इसी तरीके से जवाब देते रहिए बिल्कुल, और हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए लगातार। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो सब्सक्राइब और शेयर और अब बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे, और लाइक ज़रूर कर दें। तीसरे नंबर का प्रश्न कहता है राज्यों में कैरियर मास्टर की ट्रेनिंग और प्रावधान के लिए किसने सिफारिश की थी? सर्वप्रथम किसने सिफारिश की थी? आपको बताना है कैरियर मास्टर ट्रेनिंग के लिए सर्वप्रथम जो सिफारिश करने वाली आयोग के तौर पर कहा जाए या समिति के तौर पर कहा जाए तो कौन था? तो वह उत्तर आपका बिल्कुल सही है, बी पार्ट जो भी भाई बहन दे रहे हैं, कोठारी आयोग ने ही सर्वप्रथम यह मुद्दा की सिफारिश की थी। पूर्णतः सही है तीसरे नंबर का आप लोगों का। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहे होंगे, हमें पता है, और क्लास आप लोगों को अब लगातार मिलने वाली है। निर्देशन प्रदर्शन नहीं है ऐसा कहा है, किस शख्सियत ने कहा है? आपको बताना है कि निर्देशन जो है प्रदर्शन नहीं है, ऐसा किस शख्सियत ने कहा है? आपके लिए जो उत्तर इसका सही है क्रो एवं क्रो का कथन है, यह एक निर्देशन प्रदर्शन नहीं है ऐसा कहा है। तो क्रो एवं क्रो नाम के विद्वान ने, यह पूर्णतः सत्य है। और लीजिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में उपस्थित है 5वें नंबर का। निर्देशन नवयुवकों को अपने आप के, दूसरों के और परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखने में सहायता देने की प्रक्रिया है। उपर्युक्त परिभाषा जो दी है वह किस शख्सियत ने दी है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब देते जाएं।
बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। जिन लोगों ने जवाब दिया है CE स्कैनर पूर्णतः सही है। डी पार्ट बहुत बहुत बधाई। लीजिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। समय न गवाते हुए स्पीड में श्रृंखला चल रही है। 6वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। क्या कह रहा है? व्यवसायिक निर्देशन से हमारा तात्पर्य उस सहायता से है जो व्यक्ति को इसलिए दी जाती है कि वह अपने आप अपनी व्यवसायिक समस्या का समाधान कर सके। यह कथन किस शख्सियत का है, किसका है, आपको बताना है। यह कथन जो है किसका है आपको बताना है। ए ऑप्शन कहता है द वोकेशनल गाइडेंस मैगजीन से, या AJ जॉनसन से, या फिर HR भाटिया से लिया गया है, या उपर्युक्त में से किसी से नहीं है। यह बहुत ही अच्छे तरीके का प्रश्न है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, द वोकेशनल गाइडेंस मैगजीन से लिया गया है यह कथन कि व्यवसायिक निर्देशन से हमारा तात्पर्य उस सहायता से है जो व्यक्ति को इसलिए दी जाती है कि वह अपने आप अपनी व्यवसायिक समस्या का समाधान कर सके। 6वें नंबर का बिंदु आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आप एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते जाइए और इसके PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की भी आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और हमारा WhatsApp नंबर भी है। कोई समस्या है तो उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न कहता है समस्यात्मक, संज्ञानात्मक या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए निम्नांकित में से क्या अनुपयुक्त है। आपको बताना है क्या अनुपयुक्त है। इनमें से चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है तत्काल प्रभाव से जवाब दें। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, बाधा रहित माहौल में पठन पाठन की व्यवस्था, अलग अलग समस्याओं से ग्रसित बच्चों को कक्षा में अलग अलग बैठाना, समावेशी शिक्षा की अवधारणा के अनुसार कार्य करना। प्रश्न को जरूर पढ़ के जवाब दिया करें, क्योंकि प्रश्न में कई चीज़ें भ्रमित करने वाली होती हैं, इसलिए उसको पढ़ें, माइंड में सेट करें, फिर उत्तर दें। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए निम्नांकित में से क्या अनुपयुक्त है। उपयुक्त नहीं, अनुपयुक्त पूछा गया। यह विशेषता ध्यान दिया करें कि कौन से तथ्य पर चर्चा की जा रही है। अनुपयुक्त नाम के शब्द पर चर्चा की जा रही है। 7वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, जल्द से जल्द जवाब देते जाएं। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, जिन लोगों ने दिया है इसका, अलग अलग समस्याओं से ग्रसित बच्चों को कक्षा में अलग अलग बैठाना, यह एक अनुपयुक्त क्रिया होगी। चलिए, आप लोगों के बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं, और लीजिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। क्या कह रहा है? तत्काल जवाब दें। व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम ने किया था। किस शख्सियत ने किया था व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोग? तो वह शख्सियत थी पार्सन्स ने। पार्सन्स ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। यह पूर्णतः सत्य है। जो भी भाई बहन देख रहे हैं, लगातार जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। चलिए, और आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग हमारी अन्य क्लासें भी दी गई हैं। यदि आप कंपटीशन के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी हमारी क्लासें, बहुत सी क्लासें लगातार दी जा रही हैं। दृष्टि तीक्ष्णता के मापन की इकाई है डॉप्सन, स्लेनेल या डेसिबल या रेंजन। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है तत्काल प्रभाव से जवाब दें। स्लेनेल ही सही है इसका। आपको बता दें, जिन लोगों ने जवाब दिया है दृष्टि तीक्ष्णता के मापन की इकाई स्लेनेल है, पूर्णतः सही है। 9वें नंबर का हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत बधाई। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर का लीजिए आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। चलिष्णुता प्रशिक्षण, चलिष्णुता प्रशिक्षण या जिसको कह सकते हैं मोबिलिटी ट्रेनिंग, निम्नांकित में से किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की एक सर्वप्रमुख आवश्यकता है। सर्वप्रमुख आवश्यकता है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। प्रतिभाशाली बच्चों की, भाषा दोष से पीड़ित बच्चों की, मंद अधिगमकर्ता की या दृष्टि बाधित बच्चों की। चलिष्णुता प्रशिक्षण जो है यह किस प्रकार के बच्चों के लिए सर्वप्रमुख आवश्यकता है, तो आपको बताना है। बहुत ही अच्छे तरीके का 10वें नंबर का प्रश्न है। तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं दृष्टिबाधित बच्चों की, यह पूर्णतः सही है डी पार्ट इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम आपके समय की बचत को करते हुए आप लोगों को अच्छे और सटीक प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय वाले कहीं मटेरियल ढूंढे नहीं, यही मिलेगा, यही प्लेटफॉर्म आपको पास कराने की योजना बनाए हुए है। एक बच्चा -5 -2 बराबर +7 लिखता है।
एक बच्चा, आप ध्यान दे रहे हैं कि किस तरीके से गलती कर रहा है। बच्चे की गलती का कारण क्या है? बच्चे की गलती का कारण बताना है। बच्चा लापरवाह है, बच्चे को पूर्णांकों के योग की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, बच्चे को समान प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है, या बच्चे को पूर्णांकों के गुणनफल की अवधारणा समझ नहीं आई है। आपको बताना है। यह प्रश्न 11वें नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तत्काल प्रभाव से जवाब देते जाएं। 11वें नंबर का स्पीड में ही जवाब दें। आशा करते हैं कि आप लोग जवाब दे रहे होंगे। यह बता दें कि यह बच्चा -5 - 2 = +7 लिखता है, तो बच्चे को पूर्णांकों के योग की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, पूर्णतः सत्य है। 11वें नंबर का प्रश्न लीजिए, आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न पेश करते हैं। 12वें नंबर का लीजिए प्रश्न, और यह श्रृंखला अब आपको मिलती रहेगी, भले ही कम प्रश्नों की श्रृंखला मिले, लेकिन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके, क्योंकि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में ज़्यादा प्रश्न नहीं आने हैं, केवल 60 प्रश्नों की योजना बनाए हुए हैं। विश्वविद्यालय ने जो गाइडलाइन जारी की उसमें 60 ही प्रश्न आएंगे। यदि आपके 3 विषय हैं तो तीनों विषयों के 60 प्रश्न यानी 20-20-20 लिए जाएंगे। यदि आपके 2 प्रश्न हैं तो 30-30 लिए जाएंगे। 2 आपके प्रश्न पत्र हैं तो पेपर हैं तो 30-30। यदि आपके 3 पेपर हैं होते हैं तो आपके 20-20 लिए जाएंगे। इसी तरीके से योजना है, आप लोग लगातार देखते रहें। प्रतिभाशाली होने के का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता या जिज्ञासा। तो संकेत नहीं है, आपको नहीं पर गौर करना चाहिए, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, एक शब्द में उत्तर बदल जाता है। तो दूसरों के साथ झगड़ना यह क्या नहीं है? प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। यदि कोई बच्चा झगड़ता है तो कैसे वह प्रतिभाशाली होने का? प्रतिभाशाली के तो गुणों के अंतर्गत यदि देखा जाए तो सृजनात्मक विचार होंगे, अभिव्यक्ति में नवीनता होगी, जिज्ञासा होगी और रुचि होगी। कहीं ना कहीं अभिरुचि होगी किसी क्षेत्र में, और किसी न क्षेत्र में वह काम करने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहा होगा, उसी को सृजनात्मक बालक कहते हैं। लीजिए 13वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। मान्यवर पुनः सुन लें, ऑब्जेक्टिव कहता है, क्या कह रहे हैं हमारे पास दिए गए ऑप्शंस हैं, समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन दिए गए हैं 13वें नंबर का। जल्द से जल्द जवाब दें, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके की श्रृंखला है। 13वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, आशा करते हैं। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है तो समावेशित शिक्षा द्वारा। यह आपको बता दें कि निःशक्त बालक जो होते हैं उनको समावेशी शिक्षा के द्वारा ही उनको शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया जा सकता है, और प्रावधान है भी, नियम है भी। यह आपको ध्यान देना होगा। 13वें नंबर का ये पार्ट सही है। लीजिए 14वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा किससे संबंधित है आपको बताना है। आपकी स्क्रीन पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं। मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, पिछली बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या कम योग्य विद्यार्थियों के शैक्षिक कार्यक्रम से। आपको बताना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छे तरीके को, उम्दा तरीके के प्रश्न हैं। 14वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें, बिल्कुल पूर्णतः सही है। डी पार्ट कम योग्य विद्यार्थियों के शैक्षिक कार्यक्रम से विशेष शिक्षा संबंधित है। लीजिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर का, और 15 नंबर का देख लीजिए क्या लिखा है। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया है क्या है? डिसलेक्सिया किस तरीके की बीमारी है आपको बताना है। पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता, बहुत सी यह बीमारियां आपको होती बहुत से लोगों को होती हैं, आपको बता दें। तो इस तरीके की बीमारियों से बचने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, और इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। और चलिए इसी प्रश्न के साथ में 2 लाइनें ज़रूर बता दूं। इसका उत्तर बताने से पूर्व आपको 2 लाइनों से जोड़ता हूं, क्योंकि वह भी ज़रूरी है। आपको बता दें कि आपको वह नहीं मिलता, कहा जाता है कि आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वही मिलता है जिसके आप योग्य होते हैं। इसलिए योग्य जरूर बने, तभी आपको अपने लक्ष्य
प्राप्त होंगे। और आपके यदि आप अच्छे नंबरों की डिमांड करते हैं, किसी सरकारी नौकरी की डिमांड करते हैं, किसी भी क्षेत्र में अपना एम बनाए हुए हैं, तभी आप उस लक्ष्य को पाएंगे जब उसके योग्य होंगे। इसलिए योग्य जरूर बने, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और डिसलेक्सिया जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो यह जो बीमारी है यह पढ़ने की अक्षमता के लिए कही जा सकती है। और आपको बता दें, पढ़ने की अक्षमता के लिए कही जा सकती है डिसलेक्सिया। और इस जगह पर आपको एलेक्सिया भी लिखा मिल सकता है कि एलेक्सिया है, तो एलेक्सिया को भ्रमित नहीं होना है, वह भी पढ़ने की अक्षमता के अंतर्गत आएगा। और भी बहुत सी बीमारियां जो हैं, यदि मौखिक रूप से किसी को सीखने में अक्षमता है तो उसके लिए भी आपको बता दें अफेजिया और डिस्फेजिया होती हैं। और आपको बता दें, लिखने की यदि अक्षमता की बात आती है तो वहाँ पर अग्रेफिया, अप्रैक्सिया और डिस्ग्राफिया और डिस्पैक्ट्रिया यह बीमारियां होती हैं। बहुत से चीज़ों, गणित को लेकर के वर्बल डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया और लेक्सिल डिस्कैलकुलिया ऐसे तरीके की बीमारियां होती हैं। यह मानसिक तौर पे हो सकती हैं, बालकों को होती हैं। तो आपको बता दें कि यह बीमारियों से बचने के लिए या उनकी योग्यता जानने के लिए हमें इस तरीके के प्रश्नों को लाता रहना होगा। और हम आपको अगली सीरीज में भी देंगे और भी प्रश्न, और इसी तरीके के भी प्रश्न जोड़ते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी होगी। 16वें नंबर का प्रश्न कहता है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं और शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते। आपको बताना है प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वह क्या है, इसमें से कौन सा ऐसा जो है जो अलग दिखता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते। यह आपको बताना है 16वें नंबर का बहुत ही अच्छे तरीके का प्रश्न है। आपको बता दें, जो भी उत्तर दे रहे हैं कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। प्रतिभाशाली बालक जो होगा वह अपने निर्णय स्वयं लेता है, स्वयं आत्मनिर्भर होता है स्वयं के निर्णयों पर। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 17 नंबर का प्रश्न प्रस्तुत है। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? किस विधि की सहायता लेनी चाहिए आपको बताना है। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है ब्रेनस्टॉर्मिंग, विचार बेस या ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको कह सकते हैं, या फिर आपको बता दें व्याख्यान विधि या दृश्य श्रव्य सामग्री या यह सभी। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचार बेस जिसको कह सकते हैं, यह पूर्णतः सत्य है। ये पाठ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से आप लोग लगातार जवाब देते रहें। केवल अंतिम प्रश्न में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे 18 प्रश्न आपकी सीरीज में आज दिए गए हैं। कल आपको फिर दोबारा नई सीरीज मिलेगी। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है मैं निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। विषय ए पाठ कहता है हमारा विशेष विद्यालयों या नियमित विद्यालयों, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, मुक्त विद्यालयों। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? मैं निःशक्त, किस में डॉट डॉट दिया गया, मैं निःशक्त बच्चों के शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। अंतिम प्रश्न है, जल्द से जल्द जवाब दें। नियमित विद्यालयों को शैक्षिक अवसर पर उपलब्ध कराना, यह पूर्णतः सही है। चलिए हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सभी लोगों से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, दिस वीडियो आपके लिए ही है और लगातार अध्ययन करते रहें। यह आपको बता दें, यह बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के साथ साथ सभी शिक्षक भर्तियों, सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं, यूपी टेट, सी टेट, अदर टेट भी सभी टेटों के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें उसी तरीके के प्रश्न लिए गए हैं। शिक्षा शास्त्र वही है, CDP वही है, वही आपका पेडालॉजी है और वही आपका बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट है। इसलिए अध्ययन जरूर करते रहें, लगातार जुड़े रहें। आपको अगली क्लास अगले वीडियो में अगले दिवस मिलेगी। और धन्यवाद। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।